नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, हर किसी का एक तमन्ना होता है, ख्वाहिश होता है कि आईएएस बने। जो पीटी सेलेक्ट कर जाते हैं, आप पीटी का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं यूपीएससी का, उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होता है वो बहुत हद तक तय करता है कि आप आईएएस बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आपने जो मेंस का आंसर लिखा, उस मेंस के आंसर का जो कॉपी है उसको यूपीएससी किस आधार पे जज करती है और फिर नंबर देती है। ज्यादा नंबर मिलने पे आप आईएएस बनते हो। उन्हीं सारी बातों को आज समझेंगे, बने रहिएगा अंत तक। बहुत ही अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को आज एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम आज टोटल 5 पॉइंट की बात करेंगे। 5 पॉइंट से ही हम क्लियर कर देंगे कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात इसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी का किया गया है। दूसरा, हम रिलेवेंट कंटेंट की बात करेंगे। तीसरा, ऑब्जेक्टिविटी का करेंगे। और चौथा, एग्जाम्पल्स। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन, इलस्ट्रेशंस की बात करेंगे। एक एक करके हम आज देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है ये सारी चीज। सबसे पहले हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करेंगे कि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता क्या है। फ्रेंड्स, ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इसका जो हिंदी होता है वह होता है अवधारणात्मक स्पष्टता, है ना। हिंदी में ये होता क्या है, इनको 3 पॉइंट में हम समझते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर के 3 पॉइंट्स में समझते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो है जिस टॉपिक पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं, उस पर अगर जज करना हो, तब उस टॉपिक के कंटेक्स्ट में आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता क्या है, इसको डिफाइन करने की कोशिश में करूं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि एक्सप्लेन करना है आपको क्या दैट टॉपिक किस तरह से आपको सेक्टरली करना है। इसका क्या मतलब होता है कि बहुत ही संक्षेप में और सारगर्भित रूप से, है ना, संक्षेप में और सारगर्भित रूप से। इसका मतलब है कि जिस टॉपिक पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं, उसके बारे में अगर जानकारी लेना हो, तो अगर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित है, ससिंक्ट है, तो इसका मतलब है कि वो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में बताता है कि दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि जिस टॉपिक पे आपको पूछा गया है उसका की कंपोनेंट्स, है ना। की कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। अभी आप पहले पॉइंट देख लीजिए कि की कंपोनेंट्स के बारे में आप उस टॉपिक के की कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं या नहीं। जो तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है जिस कंसेप्ट के बारे में आपसे पूछा गया है उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, उससे मिलता जुलता जो कंसेप्ट है, रिलेटेड जो कंसेप्ट है, उससे आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि नहीं। अगर आपने उससे मिलता जुलता कंसेप्ट से डिफरेंशिएट कर दिए, इसका मतलब है कि आपको कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी है। याद रखिएगा, ये क्लियरिटी इसी टर्म में आया है कि जब आप दो मिलते जुलते कंसेप्ट को डिफरेंशिएट कर दिए कि हाँ, लगता तो है कि मिलता जुलता है, समान है, लेकिन दोनों में अंतर है, इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि यह आवश्यक क्यों है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्यों आवश्यक है। तो इसके 2 चीज है। जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता है तब आप बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हो, है ना। और दूसरा, विदाउट एनी कंफ्यूजन,
मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप कम्युनिकेट करते हो तो बहुत ही इफेक्टिव रूप से कम्युनिकेट करते हो और बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी के साथ एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन आप बहुत क्लियर कम्युनिकेट कर पाते हो। याद रखिएगा, जो आप रिटन फॉर्म में आंसर लिखते हैं वह भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन के दो माध्यम होते हैं, एक और माध्यम होता है जो कि वर्बल होता है। तो वैसे एक आप जब अपने शब्दों से बोलते हो, और मतलब वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है एंड रिटन फॉर्म में होता है। ये सारे जो है कम्युनिकेशंस के ही साधन है, मीन्स है। तो जो रिटन फॉर्म में हम आंसर लिखते हैं वास्तव में हम कम्युनिकेट ही करते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये बात क्लियर हो गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमको पूछा गया कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी को लेकर के अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं ये बताना हो तो आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। बहुत ही संक्षेप में बोलिए कि वास्तव में यह है पावर टू रूल इन द हैंड ऑफ पीपल। मतलब लोगों के हाथ में शक्ति है, किस चीज के लिए? तो रूल करने के लिए। एकदम बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त परिभाषा है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसके कंपोनेंट आपको बतानी है। तो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक आपका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है कि आप अपने जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनके बिहाफ पे वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजंस लेते हैं। तो यह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? सारे लोग इकट्ठा होके या नहीं तो बैलेट पेपर के माध्यम से डिसीजंस लेते हैं कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। साथ ही साथ आपको अंतर भी पता हो, डिफरेंशिएट भी आप कर पाए क्या जो डेमोक्रेसी है और जो ऑटोक्रेसी है या ओलिगार्की है, इसमें क्या अंतर है। अगर आपने इसे डिफरेंशिएट कर दिया तो इसका मतलब आपको डेमोक्रेसी को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी है। ये बात समझ में आ गया। एक और उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें फोटोसिंथेसिस की बात करें, ये होता क्या है? अगर आपने बता दिया कि जो प्लांट है यह जब यूज करता है किस चीज को? सनलाइट को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एंड द वाटर को, और प्रोड्यूस करता है क्या? शुगर या ग्लूकोज या साथ ही साथ ऑक्सीजन। इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साथ ही साथ इनके जितने स्टेप्स हैं क्लियरिटी के साथ अगर आप दिखा दिए, तब उसमें क्लोरोफिल का रोल क्या है वो बता दिए, और जो प्लांट सेल होता है उसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये भी देखने में सिमिलर है। लेकिन इस फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, अगर आप इन दोनों को बता दिए, इन डिफरेंसेस को बताने के कंटेक्स्ट में अगर आप फोटोसिंथेसिस समझा दिए, इसका मतलब है कि आपको फोटोसिंथेसिस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी है। मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी वर्ड है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा डेमोक्रेसी एंड फोटोसिंथेसिस के कंटेक्स्ट में, जो मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश किया। सबसे पहली बात आपको एक्सप्लेन करना है उस टॉपिक को कि जो कंपोनेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उससे मिलता जुलता जो कंसेप्ट है उससे आपको डिफरेंशिएट करना है। वास्तव में ये जो मेंस राइटिंग प्रैक्टिस है ये कम्युनिकेशन है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होगा, साथ ही साथ विदाउट एनी कंफ्यूजन होगा, मतलब क्लियरिटी के साथ होगा। इसी को बोलते हैं कंसेप्चुअल क्लियरिटी। ये बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो बात है वह है रिलेवेंट कंटेंट की बात करते हैं। ये रिलेवेंट कंटेंट जो है इसका हिंदी जो है वह है प्रासंगिक सामग्री, है ना। कोई भी जो इंफॉर्मेशन होता है, जो मटेरियल होता है
या जो डाटा होता है ये जब डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है, याद रखिए डायरेक्टली जब रिलेटेड हो जाता है किस चीज से, उस रिलेटेड हो जाता है या एप्लीकेबल हो जाता है किस चीज से, उस पार्टिकुलर टॉपिक से, जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछा गया है उस पार्टिकुलर टॉपिक से जिस पे कि सवाल पूछा गया है, वो डाटा, इंफॉर्मेशन, वो मटेरियल डायरेक्टली या उससे रिलेटेड हो जाता है या एप्लीकेबल हो जाता है उस पार्टिकुलर टॉपिक से, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो कंटेंट है, वो जो इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल है, जो डाटा है, वह रिलीवेंट है। ये बात समझ में आ गई। जैसे अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज को समझते हैं, क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल से क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लाइमेट चेंज की अगर आप कॉजेज बता दिए, क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं ये बता दिए और इसका सॉल्यूशन बता दिए, इसका मतलब ये है कि ये जितनी चीज आप बता रहे हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, इसका मतलब ये रिलीवेंट कंटेंट है ना। अगर आप इसके बारे में कुछ और गप मारना शुरू कर दिए, फैशन डिजाइनर में क्या चल रहा है दुनिया में, या आप कदीर की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो ये आपका रिलेवेंट कंटेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। इसको समझने के बाद जो हम अगला पॉइंट बात कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। याद रखिएगा जो ऑब्जेक्टिविटी होता है वास्तव में आपका ओपिनियन होता है। क्या है ये? ओपिनियन है, ये आपका ओपिनियन होता है। ये जब बेस्ड होता है किस चीज पे? तो जब आपका ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स होता है, जब आप ऑब्जर्व किए हो, जब आप रिसर्च किए हो, ऑब्जर्व करते हैं या रिसर्च के बाद जो फाइंड करते हैं, जो आपके पास फाइंडिंग होता है किस चीज का? तो जो फैक्ट्स होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, जो आपके पास लॉजिकल, ये फैक्ट्स एंड एविडेंस एंड डाटा के आधार पे जब आप लॉजिकल रीजनिंग लगा करके लॉजिकल रीजनिंग के आधार पे अब जब आप अपना एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, है ना, जब आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, इन सारे चीजों के आधार पे जब आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो, उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी है। इसमें बात समझिएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो आपका डिसीजंस होता है, और कंक्लूजन जो होता है वही आपका डिसीजंस होता है। इसका मतलब आपका डिसीजन जो है वो आपका वेल इन्फॉर्म्ड होता है, आपका डिसीजन वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होते हैं। याद रखिएगा। एक उदाहरण बताता हूं। अगर आपने कोई ऐसा चीज, जैसे मान लीजिए कि आपको डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं, अगर आप मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं या अन्य जो क्रिटिसिज्म है डेमोक्रेसी का उससे ज्यादा बहुत प्रभावित हैं, आपका वो सब्जेक्टिव थॉट हो गया। ऑब्जेक्टिविटी का उल्टा होता है सब्जेक्टिविटी। आप उसको अपना थॉट बना लिए हो, आपके सामने डेमोक्रेसी अच्छी तरह से काम करता हुआ दिख रहा है, आपके पास जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस है और जो डाटा है, ये सब दिखा रहा है कि डेमोक्रेसी अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन आपका जो अपना एक प्रिजुडिस है, आपका जो अपना एक ओपिनियन है, वह इस फैक्ट्स को, इस एविडेंस को, इस डाटा को मानने के लिए तैयार नहीं है, और आपका जो सोच है वह कंक्लूजन को जब प्रभावित कर देता है, तब आपका जो डिसीजंस होता है वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट होता है, वो सब्जेक्टिव हो जाता है। और सब्जेक्टिव जब आपका डिसीजंस होगा या कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, तो आप एज ए ब्यूरोक्रेट्स आप
न्याय नहीं कर पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने सब्जेक्टिविटी को साइड हटा करके ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्स, एविडेंस, डाटा और लॉजिकल रीजनिंग के आधार पे जो आप निर्णय लेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव होगा, तभी आप समाज में एज ए ब्यूरोक्रेट्स न्याय कर पाएंगे। ये बात आपके आंसर से चेक होता है कि आपके आंसर में ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं, आपके थॉट प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं, इसका जजमेंट होता है यूपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। ये बात क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप अपनी जो भी बात कहते हैं अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बातों को बहुत ही ज्यादा सब्सटेंटिव वे में कहते हैं। सब्सटेंटिव वे में मतलब आप उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के लोगों को समझा सकते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्पल देकर के अपनी बातों को कहना, समझाना और कम्युनिकेट करना बहुत ही इजी है, आसान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अगर कहूं कि ग्लोबल वार्मिंग है और अगर आप उदाहरण दे दिए कि ये इस साल जो है बहुत ज्यादा एवरेज टेम्परेचर था। टेररिज्म की बात कर रहे हैं आप, टेररिज्म की जो घटनाएं हुई है उनका अगर आप उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर जब अपनी बात कर रहे हैं, जेंडर बाइसनेस की बात कर रहे हैं और जेंडर बाइसनेस को लेकर के अगर आपने एग्जाम्पल दे दिया तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बातों को बहुत ही पुख्ता तरीके से कह रहे हैं, बहुत ही सब्सटेंटिव वे में कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो एविडेंस के आधार पे कह रहे हैं, एग्जाम्पल के आधार पे कह रहे हैं। इसका मतलब आपके बातों में दम है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस का हिंदी क्या होता है पता है? चित्रण। चित्रण कितना सही है मुझे पता नहीं, लेकिन चित्रण अभी तक जो सर्च किया हूं चित्रण ही मिला है ना। इलस्ट्रेशन का मतलब चित्रण है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो चित्रण से ज्यादा मीनिंगफुल हम बात कर रहे हैं। वास्तव में जो इलस्ट्रेशन है एक तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और डिपिक्शन है। विजुअल याद रखिएगा, विजुअल वेरी इंपॉर्टेंट है। विजुअल मतलब आंख से देख करके जो आपको अच्छा लग जाए, आंख से देख करके जो एग्जामिनर को लग जाएगा वाह क्या लिखा है, क्या प्रेजेंटेशन है, उसको बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन या डिपिक्शन। ये है इलस्ट्रेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन या डिपिक्शन आप करते हो जब आप कोई चीज को, आंसर को रिटन फॉर्म में देते हो। इस रिटन फॉर्म में जो कुछ भी आप लिखते हो उसके साथ जब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर देते हो, उसके साथ कुछ और ऐड कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसके कारण कि जो उसको पढ़ने वाला है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इन्हांसमेंट हो जाए, उसमें इजी हो जाए, देख करके ही समझ गया कि ये कहना क्या चाहता है। मतलब रिटन फॉर्म में तो आप कह ही रहे हो, रिटन फॉर्म में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ करके समझना, साथ ही साथ अगर आप विजुअल फॉर्म में आपने उसको समझाने की कोशिश किया तो विजुअल फॉर्म को देख करके ही एग्जामिनर समझ जाएगा, इवैल्यूएटर समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो इलस्ट्रेशंस है, जो आपका कहने का जो कम्युनिकेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। इस पे बहुत दामोदार है ज़्यादा नंबर एग्जामिनर से लेने का। इसका पार्ट्स क्या क्या होता है? जब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो क्या क्या करते हो, यूज करते हो? ड्राइंग करते हो, उसके बाद डायग्राम्स बनाते हो, उसके बाद आप चार्ट बनाते हो, ग्राफ्स बना देते हो, मैप बना देते हो, ये सारे। इसके अलावा बहुत सारे और है ना। इन सारे चीजों के द्वारा आप एक्सप्लेन करते हो। क्या क्या एक्सप्लेन करते हो? जो आपके पास कंसेप्ट है, जो आपके पास आइडिया है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसको आप क्या करते हो? तो एक्सप्लेन करते हो। किस फॉर्म में? तो विजुअल फॉर्म में। विजुअल फॉर्म में आप इसको एक्सप्लेन करते हो।
याद रखिएगा क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं फोटोसिंथेसिस का, जो अभी हम पिछले एग्जाम्पल में, पिछले पॉइंट में देखे थे। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सोलर लाइट जो निकलता है उसको आपने कर दिया, यहाँ एक प्लांट का जो है वो बना दिया, एक प्लांट बनाया जिसमें कि आपका पत्ती है ना, ये आपका यहाँ ये जा रहा है सोलर लाइट, इसमें आप CO2 है ना, वाटर, इस सब को दिखाने की कोशिश किया, और फिर इससे जो निकल रहा है ग्लूकोज निकल रहा है और फिर O2 निकल रहा है। इसको आपने अगर इस तरह से दिखा दिया, फोटो बना करके, ड्राइंग बना करके, या अगर कह रहा है कि किस तरह से युद्ध में एक के बाद भारतीय सेना जो है पराजित हुई, और जो कॉलोनियल सेना था जिसमें कि ज़्यादा संख्या में भारतीय लोग ही थे कॉलोनियल सेना में, फिर भी कॉलोनियल सेना जीत गई, तो उसको आप समझा सकते हो। एक तरफ आप ये दे दो, एक तरफ आप युद्ध का नाम दे दो, और एक तरफ आप टाइम दे दो, कैसे कैसे वो जीत रहा है, ये हार रहा है। इसको ग्राफ से अगर आप समझा देते हो तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करने का एक मीडियम चुन लोगे। ये सारी बात है। व्हाई, क्यों हम इसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम कम्युनिकेट करें, इसका मतलब ये है कि इससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशंस होता है वो इन्हांस हो जाता है, वो बहुत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर इंगेजिंग, एक चीज याद रखिएगा, इंगेज करना होता है। जो आपका इवेल्युएटर्स है उनकी आंखों को आपने इंगेज कर लिया अपनी कॉपी पे, है ना, उसकी ये आंखें हैं, वो आपके कॉपी को देख करके इंगेज हो गया, इससे अट्रैक्शन हो गया, इनको अच्छा लगा देखने में आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपको जो इलस्ट्रेशंस है। क्योंकि जो वर्ड एलोन होता है, जो वर्ड होता है, ये एलोन, अकेला, है ना, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए आप याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अपनी बातों को एक्सप्लेन करने में वर्ड अकेला सक्षम नहीं है, इसीलिए आपको दूसरे मैकेनिज्म भी डेवलप करने पड़ेंगे, और दूसरा मैकेनिज्म है इलस्ट्रेशंस का। ये सारे बताए, ड्राइंग हो गया, डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, मैप हो गया, ये सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के टूल्स हैं, प्रेजेंटेशंस के टूल्स हैं। इसी को आपको सीखना पड़ेगा, इन पे आपको काम करना पड़ेगा, और एक दिन में ये नहीं होता है। इसके लिए लगातार आपको आज से काम करना पड़ेगा। लगातार आप जब काम करेंगे तो ये आपके माइंड का एक पार्ट बन जाएगा। जब भी किसी चीज को आपको बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा रिटन फॉर्म में, तो अपने आप इन सारी चीजों को आप यूज करना शुरू कर देंगे। अभी से आपको अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेंड करना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो 5 चीज है उसमें जो इलस्ट्रेशंस है वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तव में मैं ये मानता हूं, मेरा जो अपना लगभग 2017 से मैं कॉपी इवेल्युएट करता हूं, पढ़ाता हूं। कॉपी इवेल्युएशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये मानता हूं कि वास्तव में जो मेंस है ना, ये क्या है, तो प्रेजेंटेशन ज्यादा है रिटेन के। ये लिखा तो गया है मेंस रिटेन है, मेंस जो रिटेन में होता है, लेकिन ये वास्तव में रिटेन से ज्यादा प्रेजेंटेशन होता है, और प्रेजेंटेशन जो है इसका बहुत बड़ा पार्ट इलस्ट्रेशंस होता है। इसको याद रखिएगा। ये सारी बात मैंने आपसे किया। कहना मैं यही चाहता हूं कि जो ये यूपीएससी जो जज करता है आपके मेंस आंसर कॉपी को, इन 5 पैरामीटर्स के आधार पे करता है। हर पैरामीटर्स जो है उसको मैंने आपको डिफाइन किया, समझाने की कोशिश किया। मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सारे चीज़ों को आप अपने ब्रेन में इंग्रेन करें, इन ब्रेन में आप इसको विजुलाइज करें, अपने ब्रेन में इसको बहुत बढ़िया से अंदर तक ले जाइए, और इसको बार बार ब्रेन से प्रैक्टिस में लाइए। पहले इसको अपने थॉट प्रोसेस में लाइए, अपने ब्रेन में लाइए, उसके बाद प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस में जब आप बार बार लाएंगे तो ये आपका हैबिट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको आईएएस बनना है तो आप हैबिट से ही आईएएस बन सकते हैं, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है जो आपको आईएएस बना सकता है। ओनली वन थिंग इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड हैबिट। कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। मोटिवेशन आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने हैबिट डेवलप कर लिया कि मोटिवेशन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता,
हैबिट है तो वो काम करेंगे। हैबिट का मतलब ही होता है कि आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं, क्योंकि उस काम को करने का आपको हैबिट है। इसका मतलब याद रखिएगा, सबसे पहले थॉट प्रोसेस में कोई चीज आता है तो अपने थॉट प्रोसेस में इन 5 चीजों को पहले से बैठा लीजिए। थॉट प्रोसेस में होने के बाद उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपके हैबिट का पार्ट हो जाएगा। जब हैबिट का पार्ट हो जाएगा तो यही हैबिट आपको बहुत ही आसानी से आईएएस बना देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे आईएएस बन गई या बन गए। याद रखिएगा, जो कोई लोग कहते हैं कि बड़ी आसानी से आईएएस बन गया हूं या बन गई हूं, वास्तव में आईएएस बनने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक है वो उनके हैबिट का पार्ट हो जाता है। जिनके लिए आईएएस बनना बहुत ही कठिन है, उसके लिए वास्तव में इसलिए कठिन है कि जितने चीजें आईएएस बनने के लिए आवश्यक है उनके हैबिट का पार्ट अभी तक नहीं बन पाया है। जितनी भी चीजें आईएएस बनने के लिए आवश्यक है, स्पेशली मेंस में अच्छा नंबर लाने के लिए आवश्यक है, उसमें ये 5 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 5 चीजों को आप अपने हैबिट में ले आइए और आप आईएएस बनेंगे, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। मेरा 2017 से कॉपी इवैल्यूएशन का एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट टॉप रैंक भी लाए हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि ये सारी चीज़ों को अपने हैबिट में लाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए और आप आईएएस बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बात की आपसे आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी रिलेवेंट स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, उनके लिए आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है। हर जगह जब तक आप आंसर लिखेंगे नहीं, अच्छा नंबर नहीं आएगा। ऐसे सारे लोग, चाहे स्कूल के हो, कॉलेज के हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।